आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल के बारे में। तो इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल हैं, तो किस तरह से हम इनको स्टडी करते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल है जो कि गियर टीथ के ऊपर, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रोफाइल गिवन रहता है, कितना आपको टॉर्क ट्रांसमिट कैलकुलेट करना है, या फिर आपका जो टेंजेंशियल लोड है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है। ए सिंगल रिडक्शन गियर ऑफ 120 किलोवाट विद ए पिनियन 250 mm पिच सर्कल डायमीटर एंड स्पीड 650 RPM is supported in bearings on other side. Calculate the total load due to the power transmitted, the pressure angle being 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम है, गिवन है, इसके अंदर हमारा पावर जो गिवन है वो है 120 किलोवाट, P विल बी 120 किलोवाट, तो दैट विल बी 120 इंटू 10⁻³ वॉट। डायमीटर जो है इसके लिए पिच सर्कल डायमीटर वो गिवन है 250 mm, या रेडियस के अंदर 125 mm, और इन द मीटर 0.125 मीटर। स्पीड है वो गिवन है RPM में 650 RPM। तो ओमेगा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 2πn/60, तो 2π इंटू 650 अपॉन 60 विल बी 68 रेडियन पर सेकेंड एंड द प्रेशर एंगल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे टॉर्क T है, वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वैल्यू विल बी इन न्यूटन मीटर। एंड आल्सो वी नो दैट कि पावर P की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, आपकी T अप इंटू ओमेगा के। तो P विल बी इक्वल्स टू T डॉट ओमेगा। तो T डॉट ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो T हमारे पास अननोन वैल्यू है एंड P गिवन है, तो इट विल बी 120 इंटू 10⁻³ इक्वल्स T ओमेगा। यहाँ पे T की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 120 इंटू 10⁻³ अपॉन 68 एंड दैट इज़ 1765 न्यूटन मीटर। अगेन द टेंजेंशियल लोड ऑन द पिनियन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है आपका T इक्वल्स FT डॉट R। तो यहाँ से हम FT अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा T अपॉन R, और T अपॉन R की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 14 इंटू 14,120 न्यूटन। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा किसके लिए, आपके टेंजेंशियल लोड के लिए। अब टोटल लोड अगर हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू द पावर ट्रांसमिटेड, तो वो क्या हो जाएगा आपका FT होता है F cos phi। तो F की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो जो फोर्स यहाँ पे टोटल लोड है वो रहेगा, तो वो हो जाएगा FT अपॉन cos phi। FT की वैल्यू 14,120 cos 20 डिग्री एंड दैट विल बी 15,026 न्यूटन, या हम किलो न्यूटन में इसे लिखें तो ये हो जाएगा 15.026 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमारी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि कंपैरिजन बिटवीन द इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल गियर्स, कि अगर हम इन्वॉल्यूट बनाते हैं या साइक्लोइडल गियर बनाते हैं तो क्या उनका एडवांटेज है, क्या उनका डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्यूट गियर्स। इन्वॉल्यूट गियर बनाने का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द इन्वॉल्यूट गियर इज दैट द सेंटर डिस्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ इन्वॉल्यूट गियर कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो। लेकिन साइक्लोइड गियर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसमें इन्वॉल्यूट में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोफाइल आपका सेम ग्राफ के साथ होता है। यानी कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है तो वह पूरा का पूरा आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल सेम रहेगा, ऊपर से आपके एडेंडम से लेके डिडेंडम तक। तो यहाँ पे हम आपकी सेंटर डिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं ईजीली। बट साइक्लोइड के केस में क्या होता है, साइक्लोइड के केस में आपका प्रोफाइल है वो पिच पॉइंट के ऊपर और नीचे दोनों ही अलग अलग प्रोफाइल से बनता है। ऊपर का प्रोफाइल है वो आपका एपिसाइक्लिक और नीचे का आपका हाइपोसाइक्लिक। तो इस तरह से एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड के दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आपका प्रोफाइल बनता है तो उसमें आप सेंटर को चेंज नहीं कर सकते। इन इन्वॉल्यूट गियर्स द प्रेशर एंगल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द टीथ टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर एंगल है वो भी इन्वॉल्यूट गियर्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कांस्टेंट रहता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग एंड लेस वियर ऑफ गियर, बट इन साइक्लोइड गियर द प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट, reduces to 0 at pitch point, start decreasing and again become maximum
एट द एंड ऑफ इंगेजमेंट। तो आपके साइक्लोइड गियर्स में आपका पिच पॉइंट, जो पिच का प्रेशर एंगल है, तो वो प्रेशर एंगल भी आपके पिच पॉइंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पिच पॉइंट तक आते आते वो 0 हो जाता है, फिर पिच पॉइंट से बाद में डिसएंगेज होने तक दोबारा से इंक्रीज होता है। दिस रिजल्ट इन लेस स्मूथ एंड रनिंग ऑफ गियर्स। दैट मीन्स यहाँ पे अब हमें आपके गियर की स्मूथनेस है वो नहीं मिलती साइक्लोइडल के केस में, बट इन्वॉल्यूट अगर रहता है तो वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगा और वहाँ पे हमें एक स्मूथ और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। द फेस एंड फ्लैंक ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ आर जनरेटेड बाई ए सिंगल कर्व, whereas in cycloidal gear double curve, epicycloid and hypocycloid are required for the face and flank respectively. Thus the involute tooth are easy to manufacture than cycloidal teeth. तो that means आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी इसके अंदर ईजी रहती है इन्वॉल्यूट में, और साइक्लोइडल में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो टिपिकल रहेगी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स एडवांटेजेस थे जो कि आपके इन्वॉल्यूट के लिए थे। अगर हम यही एडवांटेज अब देखते हैं कि साइक्लोइड गियर का क्या एडवांटेज रहेगा, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमें साइक्लोइड गियर्स में मिलते हैं। सिंस द साइक्लोइड टीथ हैव वाइडर फ्लैंक, देयरफॉर द साइक्लोइड गियर आर स्ट्रॉन्गर देन द इन्वॉल्यूट टीथ गियर फॉर द सेम पिच। अगर हम सेम पिच के लिए देखते हैं तो आपका साइक्लोइडल गियर है वो आपके इन्वॉल्यूट गियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनके फ्लैंक्स हैं वो ज़्यादा वाइड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द साइक्लोइडल टीथ आर प्रिफर्ड स्पेशली फॉर कास्ट टीथ। In cycloidal gears, the contact takes place between a convex flank and concave surface, whereas in involute gears, the convex surfaces are in contact. This condition results in less wear in cycloidal gears as compared to involute gears. However, the difference in wear is negligible. दोनों का डिफरेंस है जो वेयर का वो तो नेग्लिजिबल है, बट फिर भी अगर हम देखें तो आपके साइक्लोइडल गियर्स में इन्वॉल्यूट के कंपेरेटिवली कॉन्टैक्ट की वजह से वियर थोड़ा सा कम होगा। द साइक्लोइडल गियर्स द इंटरफेरेंस डज नॉट अकर एट ऑल, दो देर आर एडवांटेज ऑफ साइक्लोइडल गियर्स बट दे आर outweighed by the greater simplicity and flexibility of the involute gear. Involute gears के केस में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, बट साइक्लोइडल गियर्स के केस में वो नहीं रहती, तो इसलिए भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं आपके साइक्लोइडल गियर्स के एडवांटेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिस्टम ऑफ गियर टीथ, कि आपके कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं जो कि गियर टीथ के लिए स्टडी किए जाते हैं। तो वो आपके 4 सिस्टम है। फर्स्ट है 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम, सेकेंड 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, थर्ड है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, एंड द नंबर 4th इज 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम। ये आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं आपके गियर प्रोफाइल में, ये गियर टीथ के लिए। दीज आर द सम फ्यू स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रपोर्शन ऑफ गियर सिस्टम्स। अब अगर हम एडेंडम की बात करें तो एडेंडम अगर आप 14.5 डिग्री कंपोजिट और फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम में देखें, या 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, या 20 डिग्री इन्वॉल्यूट सिस्टम, तो सभी में इनकी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंस होती है। तो जो वैल्यूज़ में इनमें डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडेंडम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एडेंडम की जो वैल्यू है वो 14.5 डिग्री कंपोजिट और फुल डेप्थ वॉल्यूम और 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम के लिए 1 मॉड्यूल के इक्विवेलेंट होती है, बट 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट में ये रहेगी आपकी 0.8 मॉड्यूल। ऐसे डिडेंडम 1.25 मॉड्यूल, 1.25 मॉड्यूल और इसके लिए 1 मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम है उसके अंदर आपकी वैल्यूज़ में थोड़ी कमी मिलती है। बाकी ये दोनों सिस्टम है, इन दोनों में आपकी सारी वैल्यूज़ आपको इक्विवेलेंट ही मिलती है। तो तीनों सिस्टम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 14.5 डिग्री कंपोजिट और फुल 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम। तो तीनों में वैल्यूज़ हैं वो हमें सेम मिलेगी, बट 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम है वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ में हमें चेंजेस मिलता है। अब हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे एक हमारा व्हील है और ये हमारा पिनियन है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है कि जब आपका पिनियन रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर आपका यहाँ पे पिनियन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो दैट मीन्स आपका व्हील भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। और इनके एक पेयर है जो कि इन्वॉल्यूट टीथ है वो आपके कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट करता है। यहाँ पे पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट के, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका गियर इसके कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट करेगा। दिस इज द फ्लैंक नियर टू द बेस सर्किल ऑफ पिनियन,
यहाँ पे जो पिनियन का बेस सर्किल है इसके जस्ट पास में, और द आउटर एंड ऑफ द टूथ फेस ऑन द व्हील। और ये एंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका पॉइंट एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके क्या है, इसका अडेंडम सर्कल का आउटर पॉइंट। तो अडेंडम सर्कल का आउटर पॉइंट है, तो वहाँ तक आपका ये पॉइंट जो है, ये पाथ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पाथ है, ये इसके कॉन्टैक्ट में रहता है। तो अब ये पॉइंट जो है आपका K2L, ये K2L जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी आपकी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे जब ये व्हील आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं और पिच पॉइंट तक अगर ये पहुँचता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आया और इस पॉइंट तक ये अगर पहुँचता है तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच आफ्टर द पॉइंट ऑफ P टिल द पॉइंट L, जहाँ पे ये डिसएंगेज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है, ये आपका कहलाती है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। तो यही हमें टोटल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है फॉर द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच पता होना चाहिए एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको सिंपली कैलकुलेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी RA है वो रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑन पिनियन, कैपिटल RA रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील, स्मॉल r रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ पिनियन, कैपिटल R रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ द व्हील। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द पिनियन वो क्या रहेगी आपकी O1m विल बी इक्वल्स टू O1p cos phi, एंड O1p है वो आपकी रेडियस है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं r cos phi। रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ द व्हील के लिए O2n है वो कितनी हो जाएगी आपकी O2p cos phi, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी r cos phi। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल O2kn, तो O2kn के लिए हमारी kn की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी O2k स्क्वायर माइनस O2n स्क्वायर। तो जो O2k है उसकी वैल्यू है RA, O2n है उसकी वैल्यू है हमारे पास r cos phi। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, एंड Pn की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी r sin phi। तो Kp अगर हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ द पाथ ऑफ अप्रोच। तो पाथ ऑफ अप्रोच हमारा Kp क्या हो जाएगा, Kn माइनस Pn। तो Kn माइनस Pn की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो Kn की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi, एंड Pn की वैल्यू है वो है हमारे पास r sin phi। एज इट इज़ सिमिलर ट्राइंगल के लिए O1 ml के लिए यहाँ पे हम ml की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, mp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज से हम pl की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हो जाएगी ml माइनस mp। तो ml माइनस mp से अगर हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस R sin phi। अब अगर हमें टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें मिल जाएगी टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू। ये हो जाएगा KL इक्वल्स, ऐड किया दोनों को तो दो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो होगी √RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस √RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस R प्लस R sin phi। तो इस फॉर्मूले से हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अगर हमसे पूछा जाता है कि आपको लेंथ ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रिसेस अगर पूछते हैं तो इससे हम लेंथ ऑफ रिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों कैलकुलेट करने के बाद दोनों को कंबाइन करके हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सेम इसी के लिए वही मेथड हमारा रहता है, बट यहाँ पे फ़र्क कितना है, हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पे एक स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस थी और यहाँ पे ये आर्क है। तो जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ अप्रोच है तो वहाँ पे आर्क ऑफ अप्रोच आ जाएगा, एज इट इज़ लेंथ ऑफ रिसेस है तो वहाँ पे आपकी आर्क ऑफ रिसेस आ जाएगी। और इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें रिलेशन रहता है आपका, और वो रिलेशन रहता है आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos phi। तो डायरेक्टली हम इससे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पाथ ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी है तो दैट इज़ Kp अपॉन cos phi, और रिसेस के लिए कैलकुलेट करनी है तो दैट इज़ PL अपॉन cos phi, और दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट विल बी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos phi। अब हमें देखना है कि कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है फॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के लिए हमें देखना होगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC। जो PC है वो हमारी है सर्कुलर पिच, जिसे हम पाई m से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे m हमारा मॉड्यूल है।
तो इस तरह से हम डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।